अवकल समीकरण में इस समय आप लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और मिसलिनियस एक्सरसाइज में पिछली क्लास तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 11 नंबर और उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा और देखें कि क्या लिखा हुआ है, क्या करना है। लिखा है अवकल समीकरण x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई का एक विशिष्ट हल आपको ज्ञात करना है। जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचना है आपको। और दिया गया है कि y बराबर -1 यदि x बराबर 0, x बराबर 0 और y की जगह -1 ये दिया गया है आपको। अच्छा, संकेत भी दिया है, एक लिखा है x माइनस वाई बराबर t रखें, ठीक है, रख लेंगे, पर x माइनस वाई है। चलिए देखते हैं, अभी पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें दो जगह dx दो जगह dy दिख रहे हैं ना, इनको एक एक जगह करते हैं, तब उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा भैया पहले आपको, ऐसे तो नहीं बनेगा, ठीक है, कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो या इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, योगांतरानुपात प्रमेय लगा दो, कर लेते हैं आज, ठीक है, बहुत दिन से नहीं लगाई। dx प्लस dy अपॉन dx माइनस dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई। बउआ हो, देखो ये इधर ले आए, इसको उधर भेज दिया तो 1 अपॉन x माइनस वाई। इसके बाद योगांतरानुपात प्रमेय लगा देते हैं। योगांतरानुपात प्रमेय से, योगांतरानुपात प्रमेय समझते हैं आप, अंग्रेजी में इसी को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम कहते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम कहते हैं। कैसे लगाते हैं कि इसमें अगर दो भिन्ने एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, तो हम करते ये हैं कि नाम से ही देखिए, योगांतरानुपात प्रमेय, योग और अंतर के अनुपात की प्रमेय है ये। तो एक बार अंश में हर का योग करेंगे और एक बार अंश में हर को अंतर करेंगे, तो P प्लस क्यू ऊपर लिखेंगे, P माइनस क्यू नीचे लिखेंगे। इधर भी वही काम करना है, R प्लस एस अपॉन R माइनस एस, ठीक है ना, ये लगाएंगे यहां पर। तो dx प्लस dy प्लस dx माइनस dy, अंश प्लस हर कर दिया, फिर अंश माइनस हर करेंगे, तो dx प्लस dy माइनस dx प्लस dy। इसमें इसको माइनस करेंगे ना तो इसका निशान बदल जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस x माइनस वाई और यह आ जाएगा 1 माइनस x माइनस वाई। अंश में हर को जोड़ेंगे, फिर अंश में ये हर को माइनस कर देंगे। अब आप ध्यान से देखें, माइनस dy से प्लस dy कैंसिल, माइनस dx से प्लस dx कैंसिल, ये हो जाएगा 2dx अपॉन 2dy इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस x माइनस वाई। आप 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए। आप चाहें तो पलट के dy बाई dx बना लें और आप चाहें तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम x माइनस वाई बराबर t लिख लेते हैं। आप पलट लीजिए थोड़ा सा, प्रॉब्लम कोई नहीं है, वैसे भी हल हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई, बस हमने कर इसलिए लिया है क्योंकि dy बाई dx स्टूडेंट्स को ज्यादातर सीधा महसूस होता है, तो इस वजह से ऐसा कर लिया, नहीं तो इस फॉर्मेट में भी हम इसको सॉल्व करते, ठीक है ना। और अब जो है ना, अब आप x माइनस वाई बराबर t लीजिए, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू t, x माइनस वाई इज इक्वल टू t, और दोनों पक्षों में देखो dy बाई dx चाहिए ना आपको, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए। आप यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, दिस विल बिकम 1, दिस इज d dx ऑफ y,
दिस इज डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमको करना ये है, इस इक्वेशन में जहां पर भी x माइनस वाई है वहां पर t लिख लेंगे, और जहां dy बाई डी एक्स है वहां पर 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स लिख लेंगे। चलो लिखो, dy बाई डी एक्स की जगह पर ये नोट करेंगे 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। 1 माइनस एक्स माइनस वाई की जगह t, 1 प्लस एक्स माइनस वाई की जगह पर t। इसको हटा दे रहे हैं, आप समझ गए हैं, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है अब हमको। डी टी बटे डी एक्स निकालो, तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 1 प्लस टी, ये 1 प्लस टी यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टी, बाहर माइनस है, निशान बदल जाएंगे तो -1 प्लस टी, -1 से +1 कैंसिल, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी। अब वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे, सारे टी वाले इधर ले आओ, डी एक्स उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 2dx। देखिए समझ आया कि नहीं आया, 2 नहीं लाए तो उधर रहने दिया हमने, 1 प्लस टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 2dx। अब आप इसको अच्छा अलग अलग कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन टी, टी अपॉन टी करोगे तो 1, साथ में डी टी इज इक्वल टू 2dx। अब दोनों पक्षों को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू 2dx इंटीग्रेशन करेंगे। 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या आएगा log t, और 1 का t, तो यहां पर ये लिख पाएंगे log t प्लस t इज इक्वल टू 2x प्लस c। अब t की जगह पर वैल्यू अप्लाई कर देनी है हमको, x माइनस वाई, तो यहां पर लिखेंगे log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस c, ठीक है। और अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको विशिष्ट हल चाहिए ना, तो y बराबर -1 यदि x बराबर 0, तो अब यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू -1, x बराबर 0, तो x की जगह 0, y की जगह -1। बेटा ध्यान से देखो, इसको 0 लिखोगे, माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 क्या बचा 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 का मतलब 1, और log 1 का मान 0 प्लस 0 माइनस माइनस 1 1, x की जगह 0, तो फिर यहां c बचेगा, c की वैल्यू टोटल कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसको यहां लिख देंगे, देयरफॉर log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में इसका आंसर दिया जा रहा है, और उसी तरह से हम आपको इसको मैच करके दिखा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 का आंसर है log x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। तो ठीक तो है, बस इससे आपको उधर भेजने की देर है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये है log x माइनस वाई, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x, अब ये 2x और वो -x, तो क्या बचा x, ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा,
उधर 1 है ही, बस यही आंसर आ रहा है आपका। नहीं समझ में आया? इस तरह से ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो हिंट दे दी गई थी, अगर अब आपने सवाल लगा लिया है एक बार तो आपको याद रखना है, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें हिंट नहीं भी दी जाती है तो आपको दिमाग में रखना ही करना कैसे है उसको, ठीक है ना। आप प्लीज नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है अवकल समीकरण e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। आपको उन्होंने बोला कि इसका हल ज्ञात कीजिए और x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं है, ये उन्होंने बताया है। और इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन पता लगाना है। आप इसको ऐसे करिए, इसको उधर भेज दीजिए, ये पूरा टर्म, तो उधर जाके dy बाई डी एक्स बन जाएगा। क्या मिलेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो साइड पहले हम इधर लिख ले रहे हैं, उधर dy बाई डी एक्स मिलेगा, उसको हमने यहां लिख लिया, तो दूसरी तरफ क्या बचेगा, e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। इस टर्म को आप उठा के इधर ले आइए और अब आप देखें आपको ये लगने लगा होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। आपको कुछ इसको देखकर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? क्या याद आ रहा है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, LDE बन चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको इसमें P की वैल्यू कितनी है बताइए, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। Q की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। इसको सॉल्यूशन का मेथड आपको मालूम है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा हमको, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की जगह पर बेटा 1 अपॉन अंडर रूट x dx लिखेंगे। 1 अपॉन अंडर रूट x का इंटीग्रल क्या होता है, 2 अंडर रूट x। वेरी गुड। और याद कीजिए कि ये चीजें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, फिर ऊपर भेज देंगे तो x टू द पावर -1/2 dx। अब x टू द पावर n लगाइए तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये नंबर पलट के 2 ऊपर हो जाएगा और इसको अंडर रूट एक्स लिखा जा सकता है। तो कभी भी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल आए तो उसको 2 अंडर रूट एक्स आप लिख सकते हैं। ये पहले ही जिक्र किए जा चुके जब हम समाकलन पढ़ रहे थे, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अभी सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगेगा 1 y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ की जगह पर e टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर ये लिख देंगे e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। ये तो q की वैल्यू हो गई। आई एफ की जगह पर लिखा जाएगा e टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। ये y इंटू ई टू द पावर 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, बेटा देखिए ये e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स, ये e टू द पावर +2 अंडर रूट एक्स, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो e टू द पावर ये और ये जुड़ के क्या बन जाएगा, -2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स, e की घात 0 और e की घात 0 का मान एक, किसी भी संख्या का 0 का मान 1 होता है तो ये 1 बन जाएगा, ये दोनों मिल करके। अब क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस सी, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल यहां निकाल के हम दिखा ही चुके हैं आपको। तो मेमोरी के बेसिस पर या अभी अभी जो आपने सीखा है उसके आधार पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए कि आंसर क्या इसी फॉर्मेट में है या मुझे कुछ
छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, सेम यही आंसर आ रहा है आपका। अब ये बताइए समझ आया कि नहीं आपको? आया? आया तो आप जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद 13th नंबर सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, लिखा हुआ है 13 नंबर पे अवकल समीकरण dy by dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x cosec x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात करिए। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 0 यदि x बराबर पाई बाई 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कंडीशन दी गई है, इनको यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको पता लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले से देखने से लग रही है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का है, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ p की वैल्यू क्या है? cot x है और q की वैल्यू 4x इंटू cosec x, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x की वैल्यू क्या होती है? log sin x। और अब आप सभी जानते हो e टू द पावर log sin x में क्या आ जाएगा? sin x। और अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if इंटू dx प्लस c। तो y इंटू if की वैल्यू आई हुई है sin x इज इक्वल टू q की जगह पर लिखेंगे 4x cosec x, ये q की जगह पर, if की जगह पर sin x इंटू dx प्लस c। y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4 बाहर कर लीजिए, अंदर x रह जाएगा और cosec x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1। साइन एक्स और cosec x का गुणनफल कितना आता है? 1 के बराबर। मालूम है ना ये आपको? ये बहुत आसान है बेटा, आपको याद होगा त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ते थे ना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec x, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू cosec x बराबर 1। तो कहीं भी साइन एक्स इंटू cosec x है तो उसका मान कितना आएगा? 1। तो 4 बाहर कर लिया, x लिखा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये dx प्लस c। y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर बाई 2 प्लस c। y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस c। बस यही आंसर आप, आई एम सॉरी, अभी इसका विशिष्ट हल पता लगाना है ना। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, कंडीशन अप्लाई करिए। नो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। y की जगह 0, x की जगह पाई बाई 2। y 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की जगह पाई बाई 2 लिखोगे तो 2, और स्क्वायर करोगे पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c। 2x का स्क्वायर करेंगे ना, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ये कैंसिल हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ये पाई स्क्वायर बाई 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसको यहां पर अप्लाई कर दीजिए। अभीष्ट हल होगा y साइन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। बहुत ज़्यादा अगर कैलकुलेशन में कर सकते हैं तो 2 का आप गुणा कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, पर क्या करोगे करके, ऐसे ही आ रहा है आंसर, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? 13th नंबर का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद 14 नंबर करेंगे, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है अवकल समीकरण x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 का एक विशिष्ट हल ज्ञात करिए अगर ये दिया जाए कि y बराबर 0 यदि x बराबर 0। ये कंडीशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका विशिष्ट हल पता लगाना है और ये बहुत आसान है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेरिएबल सेपरेबल है, जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं हम,
कर लीजिए, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। आप कैसे करिएगा, ये x + 1 और dx ये दोनों को लेके उधर चले जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए, तो यह आ जाएगा dy अपॉन 2e⁻⁻y -1 इज इक्वल टू dx अपॉन x + 1। देखो ये dx अपॉन x + 1 ये इधर लेके आ गए। इसमें इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो थोड़ा सा परेशानी होगी आपको। उस परेशानी से उबरने के लिए हम अंश और हर में e⁻y से गुणा करवा देते हैं, e⁻y से मल्टीप्लाई, ध्यान रहेगा आपको। e⁻y का गुणा करोगे तो e⁻y dy। यहां पे बेटा जब आप e⁻y से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये e⁻−y और वो e⁻y जो आएगा e⁻0 बन जाएगा और 1 बना लेगा, तो ये 2 आ जाएगा, माइनस इसमें e⁻y का गुणा करेंगे तो ये e⁻y बन जाएगा, इज इक्वल टू dx अपॉन x + 1। अब बताइए ये समझ आया कि ये लाइन नहीं आई आपको। यहां e⁻y का गुणा किया, यहां गुणा किया, यहां जब गुणा करने जाओगे तो वो e⁻y और ये e⁻−y गुणा होंगे, e⁻0 बन जाएगा प्लस y माइनस y जोड़ करके, तो e⁻0 का मान कितना आता है, 1 आ जाएगा। तो वो 1 × 2 करने से क्या आएगा, तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों पक्षों में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो e⁻y dy अपॉन 2 - e⁻y + y है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1। बउआ इतना समझ आ रहा है। एक काम कर लीजिए, ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो ये वाला माइनस अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इधर भी भेज सकते हो, मतलब दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। आप ये समझ लीजिए, एनी प्रॉब्लम है, करें आगे। ओके, अभी इसको क्यों करवाया आप पूछेंगे, नहीं समझ में आ गया आपको। हमने इसलिए करवाया क्योंकि ऐसा कर लेने से ना इसका अवकलन करिए। अब आप 2 - e⁻y का 2 का अवकलन कितना होगा, 0, माइनस e⁻y का डेरिवेटिव क्या आएगा, -e⁻y, और वही -e⁻y ऊपर लिखा है तो नीचे फलन, ऊपर उसी का अवकलन, इसलिए किया। क्या बन जाएगा, लॉग फलन। तो लॉग और फलन की जगह पर 2 - e⁻y माइनस इसका आएगा log x + 1 और यहां पर प्लस c। ठीक, इसको आप इधर लेते आइए तो हो जाएगा log 2 - e⁻y प्लस log x + 1 इज इक्वल टू c। अब पहले बिना कुछ किए पहले लिमिट ही अप्लाई कर दो, ये जो दी गई है आपको कंडीशंस, इन्हें अप्लाई कर दीजिए। विशिष्ट हल चाहिए ना। नाउ y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, x भी 0 y भी 0, क्या मिलेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, log 2 माइनस, बेटा y की जगह 0 लिखोगे e⁻0 आएगा, e⁻0 का मान 1, प्लस ये x की जगह 0 लिखोगे log 1 बराबर c, 2 में 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो log 1 का मान 0 प्लस log 1 का मान 0, इस तरह से c की वैल्यू कितनी आएगी 0, ये वहां लिख देंगे। देयरफॉर log 2 - e⁻y प्लस log x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखना है कि आंसर किस फॉर्मेट में इसका आ रहा है, बस वैसे ही हम इसको बना देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। y की वैल्यू दे रहे हैं log 2x + 1 अपॉन x + 1, y की वैल्यू दी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, log m प्लस log n, log m इंटू n, तो log 2 - e⁻y इंटू x + 1 बराबर के उधर क्या है 0। क्या हम 0 को log 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में एंटी लॉग ले लो या कंपेयर कर दो,
तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 2 माइनस ई टू द पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमको तो y का मान चाहिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो 2 माइनस ई टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको उधर भेजो, इसको इधर ले आओ। तो 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर y। ये लिखा, इसको इधर ले आए तो माइनस हो गया, ये उधर जाके प्लस हो गया। एलसीएम ले लो x प्लस 1, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर y। तो e टू द पावर y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। 2x और 2 माइनस 1 तो 1 बच गया, अपॉन एक्स प्लस 1 e टू द पावर y। हमको तो y का मान चाहिए, तो क्या करा जाए फिर? दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए आप। लॉग ले लेंगे तो लॉग e टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब log e टू द पावर y में y आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस तरफ? y log e, और log e का मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y log e इज इक्वल टू log 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा log 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद 15th नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, मैं पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा है किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। मतलब एक गांव में जनसंख्या के वृद्धि की दर जो है, समय के साथ जनसंख्या के बढ़ने की दर उस गांव में उस समय निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यदि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी, सन 2004 में 25,000 थी, तो ज्ञात कीजिए कि सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी। ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि माना किसी समय t पर गांव की जनसंख्या x है। यहां पर ले लीजिए, माना किसी समय t पर, किसी समय t पर गांव की जनसंख्या, किसी समय t पर गांव की जनसंख्या x है। तब प्रश्नानुसार, देखें भैया, समय t पर गांव की जनसंख्या x है, तो जनसंख्या की वृद्धि की दर दे रहे हैं वो। अब बताओ, समय t पर गांव की जनसंख्या अगर x है, तो समय के साथ जनसंख्या के वृद्धि की दर को किससे प्रदर्शित करोगे आप? वेरी गुड, डी डी टी ऑफ एक्स से। और समय के साथ जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। मतलब उस समय उस गांव में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसके अनुक्रमानुपाती है। तो कितनी जनसंख्या निवास करती है? x, इसके अनुक्रमानुपाती है। पहले ये मुझे बता दें कि ये जो मैंने सेट किया इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ में कि वृद्धि की दर उस समय उस गांव में निवास करने वाली जनसंख्या के समानुपाती है। तो उस समय तो x लोग निवास कर रहे थे, तो इन्हें x के समानुपाती है। फिर तो इस निशान को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमको, तो वो हमने कांस्टेंट एक लगा दिया के। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी, तो इसको कर लीजिए, dx अपॉन x इज इक्वल टू k इंटू डी टी। ठीक है ना, ये आ गया। हम समाकलन कर लेते हैं दोनों पक्षों का। इंटीग्रेटिंग ऑन
बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। dx अपॉन x का इंटीग्रल ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू kt प्लस c। जब लॉगरिथम में बेस नहीं दिखता है तो e मानते हैं नेचुरल। अब log x इज इक्वल टू kt प्लस c है तो आपको क्या इसको कुछ बता सकते हैं मुझे? x को क्या लिख सकते हैं हम? e टू द पावर kt प्लस c। नहीं समझ में आया? फिर से समझाएं। अच्छा देखो, ये बेटा वही चीज है। कौन सी चीज? कि log 100 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। log 100 का मान बेस 10 पर 2 आता है। लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करने का, इसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमारे पास और है। क्या? कि हम 10 टू द पावर 2 लिखेंगे और किसके बराबर कर देंगे? 100 के बराबर कर देंगे। अभी भी तो सही है। तो इसी बात को हम दो तरह से कह सकते हैं। वही मैंने ये log x टू द बेस इज इक्वल टू kt प्लस c है तो हमने x इज इक्वल टू e टू द पावर kt प्लस c लगा दिया। e की घात में इधर लगाया और उसको किसके बराबर कर दिया? x के बराबर। नहीं समझ में आए? अब x इज इक्वल टू e टू द पावर kt इंटू e टू द पावर c। अब बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं, क्योंकि घातें जुड़ी हुई हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं और अगर घातें जुड़ी हुई हैं तो उनको गुणा में भी तो लाया जा सकता है, तो ले आए। अब e टू द पावर c क्या चीज है? प्योर कांस्टेंट है। इसकी जगह पर कुछ भी मान लो। मान लिया ये a है तो a इंटू ई टू द पावर kt। ठीक है। अब ये हमारी एक इक्वेशन बनी। हमारी जितनी भी कंडीशन हैं सब इसी इक्वेशन पे अप्लाई की जाएंगी। और अब थोड़ा कंडीशंस को गौर से समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आसान बहुत है। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। लिखा हुआ है 1999 में जनसंख्या 20,000 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं उसकी डिटेल यहां लिख ले रहा हूं। ठीक है। 1999 में जनसंख्या कितनी है? 20,000। फिर 2004 में 25,000 है। 2004 आ गया, उसमें जनसंख्या कितनी हो गई? 25,000 हो गई। तो 2009 में आपसे जनसंख्या पूछी जा रही है। 2009 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमारा प्रश्न है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने दिया कि 1999 में जनसंख्या 20,000 है, यानी कि जनसंख्या बताना शुरू कहां से किया उन्होंने? 1999 से। तो क्या हम लिख सकते हैं कि t बराबर 0 है तो जनसंख्या 20,000 है? भाई जहां से शुरुआत होती है वो समय तो 0 होता है ना। तो 1999 से शुरू हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं t बराबर 0 पर जनसंख्या यानी कि x का मान 20,000। तो लिख लेते हैं जब t बराबर 0 तब x बराबर 20,000। और सुन लो, देखो और सुनिए, अगर 1999 को आपने t बराबर 0 ले लिया है तो फिर 2004 को क्या लेंगे? 5। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद ये हुआ है। तो अगर 1999 0 है तो 2004 क्या है? फिर 5 नहीं लिया जाएगा इसके लिए। तो t बराबर 5 पर जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 25,000। तो फिर 2009 को क्या लेंगे? 1999 से शुरू किया हमने तो 2009 तक कितने वर्ष गुजर गए? 10 साल। तो जब t बराबर 10 होगा तो हमको पता लगा लेना है। थोड़ा सा ये चीज आपको समझना है। फिर से एक बार समझो, ध्यान दीजिए। 1999 को हमने मान लिया कि यहीं से जनगणना शुरू हुई तो वो उस समय t बराबर क्या था? 0। t बराबर 0 था तो जनसंख्या 20,000 थी। t बराबर 0 जनसंख्या 20,000। फिर 2004 में गिना, कितने साल गुजर गए तब तक? 5 साल। तो अगर ये 0 था तो ये 5 नहीं हो जाएगा। तो 5 साल में जनसंख्या 25,000, यानी कि जब t बराबर 5 तो x बराबर 25,000। फिर यहां से यहां आ गए, 10 वर्ष गुजर गए। तो जब t बराबर 10 है तो जनसंख्या कितनी होगी? यही सवाल है हमारा। अब बड़ा आसान है,
देखो एक एक कंडीशन लगाएंगे। 0 पर 20,000 सॉरी, जब t बराबर 0 तो x बराबर 20,000। अप्लाई करिए यहां पर, x की जगह पर लिखेंगे 20,000 इज इक्वल टू a की जगह पर a लिखेंगे, e टू द पावर t की जगह 0 लेना है ना, तो जब 0 लिखेंगे तो ये पूरे को 0 कर लेगा। e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 20,000। ये जितने भी ऊपर के दो कंडीशन है ना, ये सब केवल यहां पर आय अचरों के मान निकालने के लिए हैं। तो a की जगह 20,000, इसलिए समीकरण 1 में ये वैल्यू लिख दो। समीकरण 1 से यहां पर लिख दीजिए, तो x इज इक्वल टू a की जगह पर 20,000, तो ये 20,000 e टू द पावर kt। बउआ हो, नहीं समझ में आया बेटा? a की जगह, अब देखो a का मान निकल आया, अब k का और निकल आवे तो बस t और x का हम पता लगा लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस पे हम ये दूसरी वाली कंडीशन नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कि जब t बराबर 5 साल गुजर गए तो जनसंख्या उस वक्त कितनी हो गई? 25,000। 5 साल गुजरे, जनसंख्या 25,000 हो गई। तो जब t बराबर 5, x बराबर 25,000, x की जगह 25,000 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 20,000 e टू द पावर, t की जगह 5 लिखेंगे तो e टू द पावर 5k, 5k। ठीक, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लीजिए, 5 25, 5 चौके 20, तो e टू द पावर 5k इज इक्वल टू 5/4। e टू द पावर 5k इज इक्वल टू 5/4। आप एक काम करिए, हमको तो k का मान चाहिए, k की वैल्यू चाहिए ना। आप दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे तो ये 5k आगे आ जाएगा, 5k इंटू लॉग e इज इक्वल टू लॉग 5/4। नहीं समझ में आया? दोनों साइड्स का लॉग ले लिया हमने। अब लॉग e का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 5k। 5k इज इक्वल टू लॉग 5/4। बउआ देखो भाई, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 लॉग 5/4। ये k की वैल्यू निकल करके आ गई। देखिए, अब k की वैल्यू भी हम इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से, इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x इज इक्वल टू 20,000 e टू द पावर, और k की जगह पर हम ये सब कुछ नोट करेंगे, 1/5 लॉग 5/4 और इंटू t, ये लिखना पड़ेगा। तो ये एक समीकरण हमारी बन के आ गई। कौन सी? इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब आपको करना क्या है? 2009 में जनसंख्या पता लगानी है, लेकिन मतलब जब 10 साल गुजर गए हैं तब जनसंख्या कितनी है। तो फिर यहां लिख देंगे जब t बराबर 10 तब, समीकरण 3 से। अब इस समीकरण जो 3 हमारी आई है उसमें हम t की जगह 10 लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी, x इज इक्वल टू 20,000 इंटू e टू द पावर। बउआ थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये 1/5 लॉग 5/4 और t ये सब गुणाए में तो है आपस में, तो हमने लिखा 1/5 और इस t की जगह पर हमने 10 लिख दिया और उसके बाद हमने लिख दिया log 5/4। कोई प्रॉब्लम आपको? कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा 5 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, और log के आगे है 2 तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 20,000 e टू द पावर। बताइए हम क्या लिखें? आपको समझ में आ रहा है ना? तो बताओ फिर क्या लिखें? e टू द पावर log, और ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा ना, तो 5/4 की घात 2, 25/16।
अब ये तो है x बराबर 20,000 और e की घात log 25/16 का मान बताओ। e टू द पावर log x का मान क्या आता है x, तो e टू द पावर log 25/16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/16। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 16 से इसको काटिए, 16 एकम 16, 4 बचेंगे, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 1250 गुणे 25, x बराबर 0, 25 पंचे 125, हासिल लगे 12, 25 दूना 50 और 12 62, हासिल लगे 6, 25 एकम 25, 6 31। इसका मतलब है 10 साल बाद अर्थात 2009 में जो गांव की जनसंख्या होगी वो 31,250 आएगी, 31,250। हमारे पास आंसर नहीं है, आप देख लीजिए आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में? जो कंडीशन दी गई है ना उनको एक एक करके आप अप्लाई करते जाइए, कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमने कौन सा नंबर किया 15th नंबर। आप जल्दी से नोट करिए, इसके बाद 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन y इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल है। देखो भैया, इसको ना आप y को उधर ही भेज दो तो ये y 0 के साथ जाके बेचारा 0 हो जाएगा, और इसको उधर भेज दो फिर तो ये x dy ऐसा आ जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? पहले y भेजा तो 0 हो गया, फिर इसको भेजा तो ये उधर जाके प्लस हो गया। अब y उधर भेजो, x उधर भेजो, तो आपको नहीं लगता ये dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन y आ गया? वेरिएबल से सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इसको इधर लिख दिया, इसको उधर कर दिया। इसको इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा? log y इज इक्वल टू log x। अब c भी ना log c कर लो आप, y इज इक्वल टू सी एक्स है कहीं पर? अब देखो भैया, log y इज इक्वल टू, आपको नहीं लगता कि हम इसे सी एक्स लिख सकते हैं? log m प्लस log n, log m इंटू एन यानी कि log सी एक्स। कंपेयर कर दो या दोनों पक्षों का एंटी लॉग ले लो तो y बराबर क्या आ जाएगा सी एक्स। सी पार्ट सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा? जानते हैं आप इसको, तो इस पे बताइए p की जगह पर कितना आ गया है p1 और q की जगह पर क्या आ गया है q1। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे if इज इक्वल टू e टू द पावर, क्या सूत्र लगेगा बताइए? p dy। वेरी गुड, क्योंकि ये वो वाला फॉर्मेट है dx अपॉन dy वाला है ना, तो e टू द पावर, और p की जगह पर बेटा p1 लिखना है ना हमको, तो p की जगह पर p1 लिखना है, p1 इंटू dy। अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता तो है नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आप। और अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dy प्लस सी। x इंटू IF हमने निकाल रखा है, ये आया है, तो x इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy इज इक्वल टू q की जगह q1 e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy इंटू dy प्लस सी। मुझे लगता है बस इसी फॉर्मेट में आंसर दिया जा रहा है। मिलाइए कौन सा सही आ जाएगा। ऊपर वाले दोनों तो सही नहीं आएंगे क्योंकि उसमें तो y और y है। नीचे वाले दोनों में चेक कर लीजिए कौन सा मिलेगा आपको सही। x इंटू ई टू द पावर p1 dy
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 इंटू ई टू द पावर, हाँ तो बस सी वाला सही आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये समझ आ गया ना सभी को। 18 नंबर पे है अवकल समीकरण e टू द पावर x dy, e टू द पावर x dy प्लस y e टू द पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल है। e टू द पावर x dy प्लस y e टू द पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो ये e टू द पावर x dy इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, y e टू द पावर x प्लस 2x dx, फिर dx इधर ले आइए और e की घात x उधर भेज दीजिए। देखो बेटा, dx इधर लाए और e की घात x उधर भेजें, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर x जब इसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा y, ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा तो माइनस, जब e की घात x इसके नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन e टू द पावर x। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब इसको इधर ले आइए आप, तो ये d dx ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन e टू द पावर x। आपको नहीं लगता कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है? और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो प्लीज मुझे बता दीजिए p की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है ना। और बउआ q की वैल्यू कितनी आएगी भैया, माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर x, माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर x। IF निकाल लेते हैं, IF e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह पर 1 है, 1 इंटू dx मतलब dx। इस तरीके से IF की वैल्यू आ गई e टू द पावर x। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगेगा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx प्लस c, तो y इंटू IF की जगह e टू द पावर x, q की जगह पर लिखना पड़ेगा माइनस 2x अपॉन e टू द पावर x, ये q की जगह पर लिख दिया हमने, और IF की जगह पर e टू द पावर x प्लस c। e टू द पावर x से ये e टू द पावर x कैंसिल हो गया, y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस 2, और x का इंटीग्रल, ओ एम सॉरी यहाँ dx नहीं लिखा बेटा हमने, आप ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 बार कर दिया, x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें ये देख लीजिए किस प्रकार से मिलाया जा रहा है, y e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c, ठीक है। ये माइनस x स्क्वायर इधर ले आइए, तो y e टू द पावर x, ये माइनस x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c। कौन सा सही मिला, डी पार्ट सही मिला, हाँ डी पार्ट सही कहाँ है, सी सही है, डी में तो e की घात y लिखा हुआ है, सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे अगली क्लास से, पर इन सभी चीज़ों को ना, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज जरूर करते रहिए भैया, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस, देखो एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा लगेगा आपको। और प्रैक्टिस कैसे करना, कुछ बच्चों को मैंने देखा है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जो कॉपी में उन्होंने क्वेश्चंस लगाए हैं ना, अब वो खोल के बैठे, अब वो देख रहे हैं ये क्वेश्चन ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, पन्ना पलट दिया, नहीं ये तरीका नहीं है प्रैक्टिस का यार। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का ये तरीका नहीं है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का केवल एक ही तरीका है, और वो ये है कि आपको जिस भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ना उसको लगाइए, बस आप देखिए नहीं। आप पेन ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और उसको सॉल्व करिए बस आप।
यही एक इकलौता प्रैक्टिस का तरीका है। आप देख कर जाओगे, आप वहाँ जाके भूल ही जाओगे पक्का, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगली एक्सरसाइज हम लोग जो भी होगी हमारी वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।